A very good morning to all of you. Here we discuss the Hindu editorial. तो यहाँ पे आज हम 13 और 14 अगस्त की इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखेंगे कि क्या क्या एडिटोरियल इम्पोर्टेंट है. द फर्स्ट एडिटोरियल इज राइट बाय बर्थ ऑन डॉटर्स एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट. तो सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया विच आर द वेरी हार्ट टचिंग डिसीजन ऑन द वुमेन एंड द गर्ल हु दिस इज द एम्पावरमेंट जजमेंट ऑफ द वुमेन. तो इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जो कोपैसिनरी जो राइट था वुमेन का इन लाइन द एम ऑफ द इंडिंग डिस्क्रिमिनेशन. अभी जो जजमेंट आया उससे जो डिस्क्रिमिनेशन होता था बॉयज़ एंड गर्ल्स में ड्यू टू द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, तो उसको लेकर के एक जजमेंट आया जो कि बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा स्टैंड है. और अभी क्या हो गया, डिस्पैरिटी और जेंडर इक्वालिटी की तरफ एक अच्छा कदम है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट. तो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या हुआ है. देखो, जो हिंदू में डॉटर को आपकी एंसेस्टर की प्रॉपर्टी नहीं दी जाती थी ड्यू टू इन जो हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 था उसमें. तो इसमें के बिफोर 2005 क्या है कि ये प्रॉपर्टी केवल उनको दी जाती थी, सन को, ग्रांड सन को एंड ग्रेटर सन को, ये इनको मिलता था और डॉटर को प्रॉपर्टी एंसेस्टर की नहीं मिलती थी. फिर 2005 के बाद हिंदू एसोसिएशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ और हिंदू एक्सेशन एक्ट का जो सेक्शन 6 है उसमें जो डॉटर को भी इक्वल राइट दिया गया. ठीक है, ऐसा 2005 के बाद है जो जब हिंदू एक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ तो उसके सेक्शन 6 में अमेंड करके लिख दिया गया कि हाँ अब इक्वल राइट मिलेंगे. फिर उसके बाद यहाँ तक तो ठीक था कि मिल रहा था राइट. उसके बाद हुआ क्या, जब 2015 का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का प्रकाश एंड अदर वर्सेस फूलवती, तो इस केस में क्या हुआ कि अगर 9 सितंबर 2005 से पहले अगर फादर की डेथ हो गई है तो डॉटर के पास अधिकार नहीं रहेगा उस प्रॉपर्टी को लेने का. ठीक है, उसके बाद फिर एक केस आया 2018 में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट को चेंज किया. वो उस केस का नाम था दनम्मा वर्सेस अमर सिंह. तो उसमें कहा कि 2001 के पहले भी अगर फादर की डेथ होती है तो भी डॉटर को क्या होगा कि उनकी राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो मिलेगी. तो ये दोनों ही जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के थे ये टू बेंच जजेस ने दिए थे और दोनों ही एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे. एक में कह रहा था कि अगर 2005 से पहले मृत्यु हुई हो तो नहीं मिलेगी. एक में कह रहे थे 2018 में कि अगर किसी भी फादर की 2005 से पहले हो गई है तो भी उनकी डॉटर को उनको संपत्ति में अधिकार उनका मिलेगा. तो इसके लिए अब ज़रूरत क्या थी, अब ज़रूरत ये थी कि 3 जजेस की बेंच बैठे और इस पूरे डिसीजन को सेटल डाउन करे. तो इसके लिए अभी क्या हुआ, अभी वर्डिक्ट आया है कि जो कोपैसिनरी जो है उसको राइट बाय बर्थ दिया गया है डॉटर को शेयर मिलेगा 2005 के पहले भी. अब अगर डेथ हुई है तो भी अब डॉटर को पूरा शेयर मिलेगा प्रॉपर्टी में. और ये जो फैसला है वो एक रेस्ट्रोस्पेक्टिव से लागू हुआ है. रेस्ट्रोस्पेक्टिव डेट से लागू होने का मतलब होता है, रिट्रोएक्टिव डेट से लागू होने का मतलब होता है जो प्रीवियस हमारा है. जैसे 2005 में किसी की शादी हुई है, 2010 में शादी हुई है, तो इसमें है कि 2005 के पहले अगर डेथ हुई है या नहीं भी हुई तो बाय बर्थ तो मिलेगा ही. तो ये रेट्रोएक्टिव डेट से लागू है सुप्रीम कोर्ट का फैसला. तो वो अब भी अपने फादर की उस प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकती हैं. और इससे क्या हो जाएगा, जो हमारे समाज में पैट्रियार्की की सोसाइटी थी वो हमारा ख़त्म हो जाएगा. उसकी तरफ एक कदम है और बर्थ से मिल गया है तो ये और भी अच्छा है. और इसमें कई स्टेट ने कानून भी बनाए हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका में इसके लिए अलग अलग कानून भी हैं. ठीक है, तो ये एक अच्छा कदम था जो इनको एक विरासत जो उनकी वसीयत थी उसमें उनको संपत्ति का अधिकार दिया गया डॉटर को. तो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं. इस वजह से ये अच्छा स्टेप है और उनको संपत्ति में अधिकार दिया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है. सन तब तक ही सन रहता है जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है. और इसलिए संपत्ति का अधिकार जो है वो डॉटर को देना एक अच्छा कदम साबित होगा. और 6 मंथ में ही ये सारे जो भी है इशू वो सेटल डाउन हो जाएंगे. और तलाक होने पर क्या होता है, कभी कभी जो इससे निगेटिव पॉइंट भी कुछ हैं कि इसलिए
एक ऑकवर्ड लगता है गर्ल्स को लेने में, क्योंकि अगर शादी के बाद तलाक हो गया तो उसकी जो जिम्मेदारी है उसके फादर को ही उठानी पड़ेगी, तो इस वजह से वो संपत्ति में अधिकार नहीं मांगती हैं। तो ये एक निगेटिव पॉइंट बोला जाता है कि इस वजह से नहीं मांगती हैं। और जैसे कि अब क्या हो गया, एक और इसमें कंसर्न ये है कि जैसे अगर उनको लायबिलिटी मतलब उनको संपत्ति में पूरी तरीके से अधिकार दिया जा रहा है, तो वो पार्टनर हुई संपत्ति के, तो अब उनको जो भी फादर पे डेप्थ है, मतलब जो भी डेप्थ है उनको कर्जा है, उसमें भी वो भागीदारी होंगी, तो वो मिल करके चुकाएंगे डेप्थ जो भी कर्जा है वो भी। तो ये बताया गया है। और गर्ल्स जो होती हैं इससे इकोनॉमिक एम्पावर्ड हो जाएंगी, और जो जेंडर रिलेशन होते हैं, जो पितरात्मक समाज है वो वाला कंसेप्ट वो ख़त्म हो जाएगा। वायलेंस जो गर्ल्स के अगेंस्ट होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और जब ये वो इकोनॉमी रूप से स्ट्रेंथन होंगी तो वो अपने सोसाइटी और अपने में रोल अच्छा निभाएंगी, और ऐसा कहा गया है आर्टिकल में। और हमारे के यहाँ क्या है, हिंदू, सिख और बुद्ध का जो भी लॉ डिफाइन किया गया है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के तहत है, और जो क्रिश्चियन और पारसी है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1925 का है के तहत उनके लॉज के बारे में बताया गया है प्रॉपर्टी। लेकिन जो मुस्लिम के सिया सुन्नी हैं येट टू बी नॉट डिफाइंड, उनको अभी भी कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न है वो बहुत ही वेलकम डिसीज़न है, और जो इफ़ेक्ट करेगा वुमेन की एम्पावरमेंट को बढ़ाने में और उनकी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में, उनकी एक समाज में पहचान होगी और वो इंडिपेंडेंट रूप से अपने काम को कर पाएंगी, और जो जेंडर इक्वालिटी है वो उसका फिनोमिना भी पूरा हो जाएगा, और इससे जेंडर पैरिटी, जेंडर इक्वालिटी और वायलेंस जो अगेंस्ट वुमेन होते हैं उन सब पे भी रोक लगेगी। तो ये बहुत ही वेलकमिंग स्टेप था सुप्रीम कोर्ट का, और ये बहुत ही हार्ट टचिंग इनका जजमेंट भी है। तो सारी गर्ल्स और जितनी वुमेन अगर इस आर्टिकल को देखेंगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगी कि उनको राइट टू प्रॉपर्टी में अब उनको लीगल राइट मिल गया है, और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया है अभी तो इससे क्लियर हो गया है। पहले जो 2015 और 18 में जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उससे ये चीज़ क्लियरली डिफाइंड नहीं हो रही थी, अभी जो आया है उससे क्लियरली डिफाइंड हो गया है कि 2005 से पहले और 2005 के बाद अगर फादर की डेथ होती है नहीं होती, उनको बाय बर्थ ही राइट दिया गया है। तो ये हमारा आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, हिस्टोरिक रेटिफिकेशन ऑन यूनिवर्सल रेटिफिकेशन ऑफ अ लेबर स्टैंडर्ड। ये क्या है कि जो हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसने लेबर को लेकर के कई सारे उसने कन्वेंशन किए हैं, टोटल 8 कन्वेंशन इनके अंदर है कि 8 तरीके के कन्वेंशन है, और इसको पूरे वर्ल्ड के द्वारा रेटिफाई करना है टू एलिमिनेट द सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन ऑफ द चाइल्ड ट्रैफिकिंग, और वुमेन्स और गर्ल्स के अगेंस्ट जो होता है लेबर लॉ जो है जो चाइल्ड करते हैं उनको कर्व करने के लिए इनके 8 कन्वेंशन है। और इसमें से क्या हुआ है कि जो हमारा कन्वेंशन नंबर 182 था, इसको एक कंट्री को छोड़कर ऑलमोस्ट सभी ने रेटिफाई कर दिया था। तो 101 साल के पूरे इतिहास में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ये जो है 182 को जो एक कंट्री बचा था उसने भी रेटिफाई कर दिया है। तो ये एक यूनिवर्सली रेटिफिकेशन लेबर स्टैंडर्ड बन गया है। कौन सा वो था जिसने अभी रेटिफाई किया है, वो किंगडम ऑफ टोंगा था जिसने अभी रेटिफाई किया है इसे। तो इसके रेटिफाई करने के बाद जो हमारा कन्वेंशन 182 था वो हमारा एक यूनिवर्सल एक्ट बन गया है, जिसकी वजह से सारे जितने भी कंट्री उसने इसको रेटिफाई कर दिया है। तो अब ये एक आपका ये सभी के द्वारा रेटिफाई होने के वजह से क्या होगा कि अब चाइल्ड लेबर पे ज़्यादा कर्व होगा, और ये जो इम्प्लीमेंट करता है ये इम्प्लीमेंट एक और कन्वेंशन को भी प्रिवेंट करता है, 1973 का मिनिमम एज कन्वेंशन। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ILO का जो स्टैंडर्ड है, मिलियन ऑफ यंग बॉयज़ एंड गर्ल हैव बीन रेस्क्यूड फ्रॉम हजार्डस कंडीशन वर्क, इसमें बहुत सारे लाखों में जो यंग बॉय और गर्ल्स हैं उनको रेस्क्यू किया गया हजार्डस काम करने से, जो भी खतरनाक काम है। उसके बाद भी अभी भी चैलेंज है कि 152 मिलियन जो चाइल्ड लेबर है वो ट्रैप्ड किए गए हैं, एंड 72 मिलियन जो है वो इंगेज्ड अभी भी हैं हजार्डस वर्ल्ड में। तो ये अभी भी कंसर्न है।
और इसमें हमारा जो एम था कि चाइल्ड लेबर को हमें 2025 तक हमारा एम्बिशियस गोल था कि अबोलिश करना है, तो वो अचीव करने के लिए हमें बहुत स्टेप लेने पड़ेंगे। अभी करंट का सिनेरियो क्या है, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ये जो है गेन कर रहे हैं, जो हमारा एम है 2025 तक, इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि बहुत लोगों की जॉब लॉस है, बहुत सारी कंडीशन ऑफ वर्किंग बहुत ही डिले हो गया, हाउस होल्ड इनकम, टेम्परेरी स्कूल क्लोजर, ये सारी चीज़ें में प्रॉब्लम आ रही हैं। तो देखते हैं कि ये आगे क्या होता है। तो आप ये देख लेते हैं कि 8 कोर कन्वेंशन कौन कौन से थे ILO के। पहला था कन्वेंशन फोर्स लेबर कन्वेंशन नंबर 29, एबोलिश ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन 105, इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन 100 और डिस्क्रिमिनेशन कन्वेंशन 111, मिनिमम एज कन्वेंशन 138 और वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन। तो वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 182, इसी को ही किंगडम ऑफ टोंगा ने भी रेटिफाई किया है और पूरी सारी कंट्री ने इसको कर लिया है। तो वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन का नंबर कौन सा है, 180, तो ये भी हमें याद रखना है। और इंडिया ने इस कन्वेंशन को कब रेटिफाई किया था, 2017 में, और यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था तब। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन, ये कन्वेंशन 87, और राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन 98। तो ये पूरे 8 कन्वेंशन थे और इसमें से सारे को ही मतलब सबने कर लिया है रेटिफाई, और इसका जो आर्टिकल 182 था इसको तो यूनिवर्सली रेटिफिकेशन मिल गया है। अब इंडिया की क्या पोजीशन है इस लेबर 8 कोर कन्वेंशन ऑफ द LO। तो इंडिया ने इनमें से 6 को किया है और 2 को नहीं किया है रेटिफाई। तो वो 2 कौन कौन से हैं जिसको इंडिया ने नहीं किया है, कन्वेंशन नंबर 87 और कन्वेंशन नंबर 98 इंडिया ने अभी भी रेटिफाई नहीं किया है। तो अगर क्वेश्चन आए तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमने इन 6 को किया है, इन 2 को नहीं किया है। 2 जो 87 और 98 है इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं गवर्नमेंट सर्वेंट जो है हमारे, उस वजह से, और हमारे जो इंडियाज़ के डोमेस्टिक लॉ हैं उस हिसाब से ये हमारे कन्वीनियंट नहीं है और इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन, इस वजह से इंडिया ने अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन, ये वाला, और राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन 98 और 87 याद रखेंगे कि इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया। नेक्स्ट इसमें यही बता रहे हैं कि द 2 इंस्ट्रूमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर आर अमंग द 8 कोर ILO कन्वेंशन रिगार्डस इन वर्ड ऑफ द सिर्फ 1998। जो 1998 में पूरा 8 कन्वेंशन आया था उसमें से 2 को सभी ने रेटिफाई कर लिया है। इंडिया है साइन 2017 में इंडिया ने साइन किया था, और 2021 को हम क्या मानेंगे, ईयर ऑफ एबोलिश ऑफ चाइल्ड लेबर मानने वाले हैं। तो ये पूरा आर्टिकल था हमारा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो कृष्ण कुमार के द्वारा लिखा गया है। ये हमारे फॉर्मर डायरेक्टर थे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के, और इनका आर्टिकल बहुत ही अच्छा होता है तो उसको ध्यान से देखेंगे क्या है। इसमें क्या कह रहे हैं, स्कूल विदाउट फ्रीडम। स्कूल विदाउट फ्रीडम मतलब स्कूल जो हमारे यहाँ के हैं वो बिना स्वतंत्रता, बिना स्वायत्ता के ही काम करते हैं। मतलब स्कूल में जितनी भी काम किए जाते हैं उनको तो एक पूरा डेटा बना के दे दिया जाता है कि आप ऐसे काम करो, उनके ऊपर खुद एटोनॉमी उनको कोई नहीं दी गई है कि वो कैसे काम करेंगे। तो इसी पे भी पूरा आर्टिकल है कि ये क्या है। तो इसमें एक बार ऐसे भी हमारे यहाँ आ चुका है यूपीएससी में, वो ऐसे था क्या, औपनिवेशिक मानसिकता भारत की सफलता में बाधक हो रही है। तो जो इंडिया के स्कूल्स को, कॉलेजेस को ऑटोनॉमी नहीं दी गई है तो ये औपनिवेशिक मानसिकता ही तो है, और वो हमारे भारत की सफलता में बाधक हो रही है। तो ये सही है कि बाधक हो रही है क्योंकि हम उनके ही माइंडसेट को, उनके ही लॉज को अभी भी यूज़ करते हैं। ऑटोनॉमी ना देना ये हमारा बहुत ही पुराना चल रहा है ब्रिटिश डे से। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमें ऑटोनॉमी देनी चाहिए। आप कह रहे हो कि अच्छी एजुकेशन नहीं है, अच्छी एजुकेशन क्यों नहीं है, ये तो देखो, आप टीचर्स और जो प्रोफेसर होते हैं उनको तो आप पूरा कैरिकुलर लिख के दे देते हो, उनको उस कैरिकुलर पे ही काम करना पड़ता है। वो अपने आप से नहीं डिसाइड करते कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना, उनको तो कैरिकुलर मिल जाता है। तो ऑटोनॉमी कहाँ हुई, तो यही बताया गया इस पूरे आर्टिकल में। और देखते हैं जैसे विकेंद्रीकरण एक प्रणाली के रूप में शिक्षा को जो दे रहा है तो वो विकेंद्रीकरण उसका सही से नहीं हो पा रहा है। सरकारी स्कूल में क्या देखने को मिलता है कि सेवारत लोगों के लिए स्वतंत्रता का जो एक उनकी जो नियम पुस्तिका होती है उसमें कोई भी प्रावधान ही नहीं किए गए हैं कि ऐसा कोई प्रावधान हो कि टीचर और प्रिंसिपल जो होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग कुछ करें। क्षमता एवं सत्यनिष्ठा दोनों पर संदेह है।
क्षमता और सत्यनिष्ठा दोनों पे संदेह का क्या मतलब है? ये ब्रिटिश काल की तरह ही है कि जो उनकी कैपेबिलिटी है और उनकी जो ट्रांसपेरेंसी है उनको अभी भी पूरी तरीके से नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने वरिष्ठ हैं, आपका काम निदेशालय और परीक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है। जो भी वही है कि जो भी परीक्षा बोर्ड होता है वो डिसाइड करता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, और आप क्या करते हो, केवल जो पत्र आपको मिलता है एप्लीकेशन, उस पर चुपचाप आपको पालन करना होता है। तो ये पूरा इस आर्टिकल में कहा जा रहा है, ठीक है। इफ दे हैड सम ऑटोनॉमी मैनी विलेजेस स्कूल वुड हैव फाउंड लोकल कंडीशन नाउ गुड इनफ टू अलाउ चिल्ड्रन टू स्टडी। अभी क्या कोविड-19 की वजह से हमें पता है कि पूरे देश में जो स्कूल एजुकेशन है वो रुक गई है, बट हमें विलेजेस को ऑटोनॉमी देनी चाहिए कि उनके पास स्पेस होता है, वो अगर रेगुलर अपने स्कूल को कुछ अल्टरनेट डेज पे भी ओपन करेंगे तो वहाँ के स्कूल के जो भी चिल्ड्रन हैं उनको मदद मिलेगी, और एक स्कूल रेगुलर जाने पे का जो माइंडसेट होता है वो हेल्दी कंपटीशन और हेल्दी इन्वायरमेंट को बिल्ड करता है, और ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, रेगुलर प्रैक्टिस होती है कि बिल्ड करने में माइंडसेट को चिल्ड्रन के। तो और विलेजेस के पास गाँवों में क्या होता है कि उनके पास बहुत ही ज़्यादा स्पेस होते हैं, तो उनको अलाउ कर देना चाहिए कि वो अपने अकॉर्डिंग अपने डिसीजन को ले और वहाँ के चिल्ड्रन को उसमें पढ़ाई के लिए अगर उनको लगता है कि अल्टरनेट डेज पे ओपन किया जाए तो ठीक है, अगर उनको जो भी रूल बनाने हैं एटलीस्ट कम से कम वो एजुकेशन शुरू तो हो, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो एजुकेशन है बच्चों की वो बहुत ही ज़्यादा बाधित हुई। तो ये कहा जा रहा है इसमें आर्टिकल में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। इन प्राइवेट स्कूल यू नोटिस एडिशनल प्लेयर हु कीप प्रिंसिपल एंड टीचर अंडर ए फैट थंब। तो इसमें हम देखते हैं कि जो निजी स्कूल है उसमें एडिशन प्लेयर जो प्रिंसिपल और शिक्षकों को मोटे अंगूठे के नीचे रखते हैं। तो ये तो है कि मतलब वो जो होते हैं उनको मैनेजर और ओनर की बात ही माननी पड़ती है, और कोविड-19 का जो कायोस उसकी वजह से तो और भी अराजकता फैली हुई है। तो इस पे हमें देखना है कि ऑटोनॉमी दे के काम करना चाहिए, और जो हमारे स्कूल्स हैं वो विदाउट फ्रीडम वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी कैपेबिलिटी बिल्डिंग जो है वो नहीं हो पा रही है, इनरोलमेंट जो होता है एजुकेशन का वो अच्छा नहीं है। तो ये सब बढ़ाने के लिए हमें थोड़ी सी ऑटोनॉमी और फ्रीडम देनी चाहिए। ये हमारा पूरा आर्टिकल था, ठीक है। इस पे एक हम क्वेश्चन भी करेंगे। ये साइंस टेक का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? डिस्कस द वेरियस इनिशिएटिव ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट बाय इम्प्रूविंग रिसर्चर एंड ब्रिंगिंग इनोवेटिव आइडिया। तो गवर्नमेंट के वो सारे आइडिया को आपको डिस्क्राइब करना जो रिसर्च को और इनोवेटिव आइडियाज़ को ज़्यादा इन्हेंस करते। तो ऐसे कौन से स्टेप गवर्नमेंट ने लिए हैं रिसर्च को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या है कि अभी क्या है कि स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 लॉन्च किया है विद द कोलैबोरेशन ऑफ द डेल एंड द नीति आयोग। तो इस वजह से क्वेश्चन हमने लिखा है स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में क्या होगा कि उनकी लर्निंग कैपेसिटी और ट्रेनिंग दे करके यंग एंटरप्रेन्योर्स को हमको बिल्डअप करना है। तो आप जितने भी ऐसे आइडियाज़ और जितनी भी ऐसी स्कीम है जो एक रिसर्च को डेवलप कर रही हैं और यंग माइंडसेट को एजुकेट करके ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उनको एक एंटरप्रेन्योरशिप और उनको एक जॉब दिलवा सकती हैं, या फिर रिसर्च में क्या क्या काम हमने किया तो वो सारी आप स्कीम्स को मेंशन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में की डिमांड किया था, क्वेश्चन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, वन मस्ट डिस्कस इन डिटेल वेरियस इनिशिएटिव ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट फॉर इम्प्रूविंग रिसर्च एंड इनोवेशन, ठीक है। तो क्या क्या आइडिया है इसकी कीम डिमांड में, और आप लास्ट में इसका वे फॉरवर्ड लिखेंगे और डिस्कस करेंगे जितनी भी इन कैंपेशिंग डायरेक्टिव हैं। यू हैव टू डिबेट ऑन द पेपर बाय गोइंग थ्रू द डिटेल्स ऑफ द इशू कंसर्न्ड बाय एग्जामिन द ईच वन ऑफ देम एंड यू हैव टू गिव रीजन फॉर बोथ फॉर एंड अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। दोनों आर्ग्यूमेंट देने हैं इसकी, फॉर और अगेंस्ट क्या क्या हो सकते हैं अगर रिसर्च को बढ़ाते हैं तो। और इंट्रोडक्शन में यू कैन राइट द डिस्कस ब्रीफली हाउ इंडिया हैज़ प्रोग्रेस्ड इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। पास्ट से प्रेजेंट हम कैसे बढ़ रहे हैं। वन कैन गिव ए टाइम लाइन विद एसोसिएट फैक्ट, ठीक है। और बॉडी में आप कई सारी चीज़ें को लिख सकते हैं, जैसे कि हमने इस्टेब्लिश किया था नेशनल इनोवेशन काउंसिल, ठीक है। उसने क्या, हु इज़ मैंडेटरी टू कोऑर्डिनेट वेरियस इनोवेशन रिलेटेड एक्टिविटी।
जो हमारी नेशनल इनोवेशन काउंसिल थी वो हमने किया। न्यू साइंस टेक इनोवेशन पॉलिसी 2013 हमारी थी, विच इज़ प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप एंड साइंस लेड सोल्यूशन। ठीक है, न्यू पॉलिसी इनिशिएटिव जो था, तो डिस्क्राइब करना है जितने भी करंट इनोवेशन इकोसिस्टम और चैलेंजेस जो भी हमारी इंडिया फेस कर रही है उन सबको डिस्कस करना है, और जिससे कि एक डेवलपमेंट सस्टेनेबल ग्रोथ को हम प्राप्त कर सके। विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू पॉलिसी द अर्लियर इंडिकेशन आर दैट इंडिया इज पोज्ड टू टेक ए बिग लीप टुवर्ड द इनोवेशन लेड ग्रोथ। तो जितनी भी आपको मालूम हो वो सब लिखिए। और ऑल्सो यू कैन टॉक अबाउट द इनिशिएटिव लाइक द अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन में हम अटल टिंकरिंग लैब इस्टेब्लिश कर रहे हैं स्कूल कॉलेजेस की लैब में, तो उसके बारे में बता सकते हैं। CSIR Council of Scientific and Industrial Research you can also mention, और ICAR Indian Council of Agriculture Research, ICMR Indian Council of Medical Research, DRDO Defense Research Development Organization जो भी है, और उनके जो रिसेंट अचीवमेंट है you can also mention and conclude the good way forward in this question. So write the a well framed answer. This is the help you in the writing the means. सो आज का आर्टिकल इतना ही ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड ज्वाइनिंग।